हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे विजन आईएएस मंथली मैगजीन 2024 से इकोनॉमी की करंट अफेयर्स। एज प्रॉमिस कि आज सेकंड वीडियो भी अपलोड होगी, तो ये सेकंड वीडियो मतलब पार्ट 5 है इकोनॉमी करंट अफेयर्स जुलाई 2024 के। इससे पहले 4 पार्ट्स हमारे हो गए हैं और आई होप आपने वो कंप्लीट कर लिए होंगे, नोट्स भी बना लिए होंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप जान लें कि चैनल पे हमने इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी और इंटरनल सिक्योरिटी और इकोनॉमी में से 4 पार्ट्स जो हैं करंट अफेयर्स के जुलाई 2024 की कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये हमारा 5th पार्ट है जहाँ पर हम देखेंगे इंडिया का स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही हमेशा की तरह इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हम यहाँ से गेन करेंगे, नोट डाउन करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे किस तरीके से कौन सा पॉइंट यूज़ किया जा सकता है। तो बने रहें चैनल पे, वीडियो को आखिरी तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो भाई ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि आईएमएफ ने एक पेपर रिलीज़ किया है, वर्किंग पेपर, जिसका टाइटल है एडवांसिंग इंडिया स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कैच अप टू द टेक्नोलॉजी फ्रंटियर। याद करना है कि ये जो पेपर है ये किसने रिलीज़ किया है? आईएमएफ ने किया है? नहीं, कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है। पर कभी भी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र आता है, मीन्स में क्वेश्चन आता है, तो आप लिख सकते हैं कि आईएमएफ ने एक पेपर लॉन्च किया था, एडवांसिंग इंडिया स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कैचअप टेक्नोलॉजी फ्रंटियर। वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें उसने डिस्कस की थी। लेकिन क्योंकि 150 वर्ड्स 250 वर्ड्स का आंसर होता है, ना आप इतना याद कर पाएंगे ना ही लिख पाएंगे, तो छोड़ो, समझ गए। फिर अब मोर ऑन न्यूज़ क्या देखें कि भाई इंडिया पेपर जो है वो बता रहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ है और जो इंडिया स्टॉक लेता है इंडिया की ग्रोथ और सजेस्ट करता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जो कि इंडिया की ग्रोथ को बढ़ाने में और मदद करेगा, ठीक है। फिर अब ये कह रहे हैं कि इंडिया ने ना अभी लास्ट 2000 से लेकर 2023-24 तक काफ़ी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ देखी है ओवर पास्ट फ्यू डिकेड्स, है ना। एवरेज 6% रियल जीडीपी का चल रहा है। याद करना है कितना परसेंट चल रहा है, कब से चल रहा है, नहीं करना है, ठीक है। लेकिन ये जो पॉइंट है हम हमारे कंक्लूजन में कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं कि इंडिया ने एक्सपीरियंस की है रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर पास्ट फ्यू डिकेड्स, जिसका एवरेज है 6% रियल जीडीपी का सिंस 2000, ठीक। लेकिन ये जो ग्रोथ है ये सारे सेक्टर्स में इवनली या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है। मतलब कि कहीं कुछ सेक्टर्स कुछ ज़्यादा ही ग्रो कर गए और कुछ सेक्टर्स जो हैं वो ग्रो नहीं करे हैं, तो ये प्रॉपर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कहलाएगी। ये तो वही बात हुई कि एक घर में 10 लोग हैं और एक इंसान जो है वो 10 लाख रुपए कमा रहा है, बाकी लोग जो है उनके पास कुछ भी नहीं कमा रहा है। तो बाहर से देखने में तो क्या लग रहा है कि अरे इनकी तो फैमिली की 10 लाख इनकम है, लेकिन पता चल रहा है वो सिर्फ एक ही इंसान कमा रहा है, बाकी के 9 लोग जो है वो उस पर डिपेंडेंट हैं, ठीक, समझे। अब स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है, देखो कभी भी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन पे क्वेश्चन आएगा तो आपको उसको डिफाइन करना होगा, है ना। क्योंकि आप इंट्रोडक्शन में क्या ही लिखोगे, डेफिनेशन ही लिखते हैं मोस्टली। तो आप यहाँ से देखें कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांजिशन एक इकोनॉमी का, जब वो लो प्रोडक्टिविटी और लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी से मूव करती है हायर प्रोडक्टिविटी और लेबर इंटेंसिव की जगह स्किल इंटेंसिव एक्टिविटीज से तक, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जो हमारी इकोनॉमी है जो अभी किस स्ट्रक्चर पे चल रही थी, किस बेस पे चल रही थी कि लो प्रोडक्टिविटी है और लेबर है, अब वो क्या हो गया? प्रोडक्टिविटी भी हाई है और जो लेबर है वो स्किल्ड लेबर है, ठीक, स्किल्ड लेबर है तो ज़्यादा काम होगा। देन आता है इंडिकेटर्स ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या इंडिकेटर्स हैं? अगर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन पे क्वेश्चन आता है, इंडिकेटर्स पूछता है, तो आपको लिखना ही लिखना है ये बात कि अगर कोई भी इकोनॉमी शिफ्ट कर रही है एग्रीकल्चर से, ठीक है, तो वो उसको क्या बोलेंगे? उसका स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। रिसोर्स जैसे कि लेबर कैपिटल और टेक्नोलॉजी किसी भी इकोनॉमी में शिफ्ट कर रहे हैं लो प्रोडक्टिविटी या प्राइमरी एक्टिविटीज जैसे कि एग्रीकल्चर से मॉडर्न और हाई प्रोडक्टिव सेक्टर्स जैसे कि सर्विसेज की ओर, तो उसको हम स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमी बोलेंगे। देन है सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन,
कि जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर है इकोनॉमी में, उनका शेयर ज़्यादा है। मतलब समझे, सर्विसेज से सॉरी, प्राइमरी से ज़्यादा सेकेंडरी और टर्शरी एरिया जो है वो ज़्यादा है। अब ये किसके थ्रू मेजर की जाती है? टिपिकली ये मेजर की जाती है एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, कि कैसा एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, किस किस एरिया में कहाँ कहाँ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, क्या उनका पे स्केल है। फिर वैल्यू एडेड डिस्ट्रीब्यूशन, कि क्या वैल्यू ऐड हो रही है पहले से ही एस्टाब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस में। और फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। देन आता है कैपिटल अक्युमुलेशन। कैसा अक्युमुलेशन? फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल का। और कंपोजिशन ऑफ डिमांड में क्या चेंज आ रहा है। मतलब आप ऐसे देख लीजिए, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेड में भी क्या आ रहा है। अभी तक मान लीजिए, अभी हम पार्ले जी बिस्किट खा रहे हैं, ठीक है। अब फिर बाद में आगे जाके हर इंसान जो है वो कोई भी महंगे वाले बिस्किट, मान लीजिए आप मॉम्स मैजिक, ऐसे बिस्किट्स खाने लगे हैं। तो ये भी क्या होगा, ये इस चीज़ में काउंट होगा, जो कंपोजिशन है डिमांड की उसमें चेंज हो गया है। और जो फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल है उसके एक्टिवेशन में भी चेंज हुआ है। एम्प्लॉयमेंट और ट्रेड में भी चेंज हुआ है। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि मतलब एक इंसान है जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, लेकिन वो स्कूल में पढ़ा रहा है छोटे मोटे, क्योंकि उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो उसमें भी एम्प्लॉयमेंट में चेंज आया है। लेकिन बाद में पता चल रहा है कि जिस तरीके की उसने पढ़ाई की है उसको उसी लेवल का एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। फिर आता है माइग्रेशन। अभी आपने देखा होगा कि काम करने के लिए रूरल एरिया से, गांव वाले एरिया से अर्बन एरिया में लोगों को माइग्रेट करना पड़ रहा है। अगर उधर ही उनको काम मिल जा रहा है तो ये भी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में काउंट होगा। फिर आता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। हाई रेट ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, जो कि कॉमन है अंडर डेवलप्ड और रूरल एरियाज़ में। इसमें क्या होगा, लो रेट्स ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, जो कि अर्बन एरियाज़ में डेवलप में होता है। अब आप सोचेंगे कि ठीक है, डेथ्स का तो मान लिया कि डिक्रीज़ हो रही है, तो ठीक है, ये अर्बन एरियाज़ में अच्छी है, मतलब हेल्थ में सुधार हुआ है। लेकिन बर्थ कम हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या? अरे, अब आपने देखा होगा लोग बाग जो है पढ़ लेते हैं, फिर उनको ऐसा आ जाता है कि हाँ, हमें बस कंटिन्यूसली नई लाइन लगानी है बच्चों की। तो ये जो है, जब डेवलपमेंट आता है तो ये चीज़ लोगों को अंदर समझ में आती है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन समझ गए ना आप, कि लो रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ्स अर्बन एरियाज़ में। गांव में तो आज भी आपको 3-3 4-4 लोगों बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन शहरों में ये चीज़ बहुत कम होती है, विच इज़ गुड समटाइम्स एंड नॉट। विल डिस्कस इट लेटर। चलिए, स्टेटस ऑफ इंडिया स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पे वो काफ़ी सारा डेटा दिया गया है जो कि चेंज होता है। बस आप इसका बेस देख लें तो, और आगे आपको डेटा चेंज लगे तो आप उसको लिख लेना कि स्ट्रक्चरल चेंज इन आउटपुट क्या है। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर जो है और उसकी एग्रीकल्चर जैसी ही एक्टिविटीज़, अलाइड एक्टिविटीज़ हैं, आउटपुट में डिक्लाइन हुआ है। 42% था 1972-73 से, अब कितना हो गया 15% 2019-20 में। इंडस्ट्री का शेयर कितना है, जिसमें इंडस्ट्री कौन सी, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, है ना, मैन्युफैक्चरिंग और यूटिलिटीज़ की, ये बढ़ा है ना। इंडस्ट्रीज़ का शेयर बढ़ा है, एग्रीकल्चर का घटा है, एग्रीकल्चर का घटा है, इंडस्ट्रीज़ का शेयर बढ़ा है। ये डेटा दिया है 72-73 का। 25% था और 24 था, अब 25 जो है 2021 तक का हो गया है। तो ये डेटा चेंज होगा, आप इसको नेक्स्ट टाइम जब भी आए ना तो आप कर लेना इसका चेंज। अभी तो आप सिर्फ इतना लिख लीजिए, शेयर ऑफ सर्विसेज जो है वो क्या हुआ है, वो भी बढ़ा है। मतलब हमारा स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। हमने ऊपर ही देखा है कि सर्विसेज और इंडस्ट्रीज का शेयर बढ़ जाता है, एग्रीकल्चर का कम हो जाता है, तो उसको हम किस में काउंट करते हैं, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में काउंट करते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या हुआ है कि जो शेयर है एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट का वो डिक्लाइन हो गया है और इंडस्ट्री का बढ़ गया है। सर्विसेज का भी सिग्निफिकेंटली 14.8% से 30.7% बढ़ा है। इनफॉर्मल सेक्टर जो है 1983-2019 के बीच में जो नॉन फार्म सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ा है 20% तक। और जो मेजॉरिटी ऑफ जॉब्स हैं लेकिन वो इनफॉर्मल वैरायटी की ही है। इनफॉर्मल आप समझ गए ना, पीएफ नहीं मिल रहा है और पेंशन भी नहीं मिल रही है
और मतलब जॉब सेफ्टी भी नहीं है। फिर अर्बनाइजेशन, इंडिया में अर्बनाइजेशन रैपिडली बढ़ रहा है। फिर ऐसा कहा जाता है, देखो अब अर्बनाइजेशन पे क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ से अर्बनाइजेशन के लिए पॉइंट नोट करना है कि इंडिया में अर्बनाइजेशन रैपिडली बढ़ रहा है, और ऐसा है कि 2036 तक 2036 तक टाउन और सिटीज़ जो हैं वो 600 मिलियन लोगों का घर होंगी, और 40% ऑफ द पॉपुलेशन जो है, ठीक है, जो कि अभी 31% थी 2011 और 2011 में, और 20% थी 1971 में, अब 40% हो जाएगी शहर में रहने वाली जनता। ठीक है, ये कुछ ग्राफ है, आप देख लें इसको कैसे क्या करना है ना, अपने मेंस के लिए बना लें, लेकिन डेटा थोड़ा चेंज होगा तो आप थोड़ा देख लें इसको। फिर हमारी सरकार ने या हमने क्या किया है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लिए, तो टैक्स रिफॉर्म्स लाए हैं। तो जो गुड्स एंड सर्विस जीएसटी टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, उसको रैशनलाइजेशन किया है ताकि कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो बढ़ सके। ठीक है, जब कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी तो फेयर प्राइसेस आएंगे। ठीक है, अभी क्या है, मोनोपोली रहती है अगर किसी भी चीज़ की तो फिर वो अपने मन चाहे प्राइस लगा रहे हैं। कॉम्पिटिटिवनेस रहेगी तो उनको मार्केट में सस्टेन करना है तो वो रीजनेबल प्राइस लगाएंगे। और जो राइजिंग इनक्वालिटी बढ़ रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, उसको भी हमको केटर करना है। और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को भी हमको प्रमोट करना है। उसको ये सब चीज़ें देखते हुए हमने ये सब स्टेप्स ले रखे हैं। फिर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, इसका स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन से क्या कनेक्शन है? इसका कनेक्शन ये है, जब पीएलआई देंगे हम तो लोग जो हैं वो इनोवेशन और प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा इन्वेस्ट करने की सोचेंगे, ना कि एग्रीकल्चर में लगने को। तो इससे क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। फिर आता है बैंक, एक मिनट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, जिससे क्रेडिट कल्चर इम्प्रूव होगा, लोग बाग आराम से क्रेडिट ले सकेंगे, और रिसोर्स एलोकेशन मैकेनिज्म भी इम्प्रूव होगा। लेबर रिफॉर्म्स भी लाए हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा रहे हैं ताकि एफडीआई अच्छी खासी आ सके, तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, तो बस फिर हमारा फिर अच्छे से स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम बढ़ा रहे हैं, जैसे कि भारत नेट, इंडिया स्टैक। इससे क्या होगा, कॉस्ट कम आएगी बिजनेसेस की, और फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ेगा, तो लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। अब इश्यूज़ क्या हैं, है ना, अब ये जो पेपर हमने ऊपर देखा था, आईएमएफ ने जो रिलीज़ किया था, उसमें उसने क्या क्या इश्यूज़ बताए, तो आपको ये ज़रूर बताना है। जब भी आप इश्यूज़ लिखेंगे तो आप यहाँ पे लिख देना इश्यूज़ हाईलाइटेड बाय आईएमएफ रिलीज्ड पेपर, है ना, उसका नाम लिख देना थोड़ा सा, कि भैया सेक्टोरियल इम्बैलेंस है, एग्रीगेट आउटपुट जो है एग्रीकल्चर का डिक्लाइन किया है, और 40% जो कि 1980 में हुआ करता था, 50% अब 2019 में। ठीक है, सोचो 42% जनता अभी भी एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है, और एग्रीकल्चर का जो बेनिफिट है, जो आउटपुट है वो कम हो गया है, तो मतलब क्या, लोगों के हाथ में कम पैसा आएगा, तो दिक्कत ही दिक्कत है। अनइवन टेक अडॉप्शन बाय इंडस्ट्री, सर्विसेज जो है वो आउट परफॉर्म कर रही हैं मैन्युफैक्चरिंग में, है ना, और जो टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर है उसका कैचअप वो लाइन में नहीं कर पा रही हैं। फिर लो स्किल जॉब्स का राइज हो रहा है ना, कंस्ट्रक्शन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयर है। ठीक है, 12% वर्कर्स जो हैं 2019 में वो कंस्ट्रक्शन वर्क जैसी जगहों पे एम्प्लॉयड थे। अब हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉयड तो हैं, लेकिन पता चल रहा है कि वो लो स्किल वर्क में है, लो स्किल जॉब में है। ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ जो है वो स्लगिश ही रही है ना, और जो मतलब आधे से ज़्यादा वर्कर्स जो हैं वो लो प्रोडक्टिविटी जो है एग्रीकल्चर जॉब्स, कंस्ट्रक्शन और ट्रेड जैसी एक्टिविटीज़ में ही इंगेज है। जो लेबर था 2019-20 में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में, वो 4.5 टाइम्स ज़्यादा प्रोडक्टिव था एग्रीकल्चरल सेक्टर से। जो पेपर है वो, ठीक है, तो अब अगर क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चर और सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ भी कॉन्ट्रास्ट करने को, तो आपको यहाँ लिखना होगा 2019-20 का डेटा है ये, कि जो एग्रीकल्चर लेबर था वो 4.5 टाइम्स कम प्रोडक्टिव था। मतलब इसका उल्टा ही बोल रही हूँ मैं, पर सही बोल रही हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर्स में देखा गया है कि जो लेबर है वो 4.5 टाइम्स ज़्यादा प्रोडक्टिव है एग्रीकल्चर से। फिर पेपर एस्टिमेट बताता है कि एटलीस्ट 143 और 324 मिलियन जॉब्स अभी हमको ज़रूरत है, जैसे कि हमारी पॉपुलेशन ग्रो करती जा रही है 2050 तक।
उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें इतनी सारी जॉब 143 मतलब अराउंड करोड़ है ना, 100 करोड़ जॉब्स के आसपास हमको ज़रूरत है। फिर की पॉलिसी रिकमेंडेशन क्या है कि भैया स्ट्रेंथनिंग करो एजुकेशन और स्किलिंग की, जो क्वालिटी है एजुकेशन की उसको बढ़ाओ, वोकेशनल ट्रेनिंग उसको बढ़ाओ, है ना। इससे क्या होगा, वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे तो वर्कर्स का जो ट्रांजिशन है प्रोडक्टिविटी सेक्टर्स में वो बढ़ेगा। इंडिया का जो लेबर फोर्स है अभी भी कम हैज़ फ्यूअर इयर्स ऑफ, है ना, लेबर फोर्स है, अब वो कम पढ़ाई लिखा है ना, कम कम बहुत ही कम सालों के लिए वो स्कूल वगैरह गया है, ठीक है। बाकियों को देखें, और ये कौन बोल रहा है, हम नहीं बोल रहा है, ये ASER रिपोर्ट 2023 बोल रही है, एक रिपोर्ट होती है असेसमेंट रिपोर्ट, ये वो कह रही है। फिर एडवांसिंग लेबर मार्केट रिफॉर्म्स, लेबर मार्केट रिफॉर्म्स लाओ, इससे क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस वगैरह बढ़ेगा, लोग लगाएंगे, अच्छी खासी FDI करके जाएंगे। वर्किंग विद द स्टेट्स टू लूजन रिस्ट्रिक्टिव एम्प्लॉयमेंट, जो रिस्ट्रिक्टिव एम्प्लॉयमेंट है उसको लूजन करो, प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन भी लाओ, ठीक है, जिससे लेबर मार्केट फैसिलिटी जो है वो बढ़ सके। फिर है फॉस्टरिंग ट्रेड इंटीग्रेशन, ट्रेड एनहांसिंग ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसीज उनको बढ़ाओ, साइन करो बायलैटरल एग्रीमेंट्स को, रिमूव करो टैरिफ्स को, नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस को, जिससे ग्लोबल मार्केट्स के साथ हम इंटीग्रेट हो सके। हमने ऊपर भी देखा था इसको। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि फिर कंपनीज आएंगे, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, है ना। रिमूविंग रेड टेप समझ के ना, रेड टेप वैसे हम जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स रहते हैं उनको रिमूव करो, रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करो। ऐसा नहीं कि हमें कोई भी एक कंपनी खोलनी है तो यहाँ पे भी जाना पड़ रहा है, यहाँ पे भी जाना, परमिशन के लिए यहाँ पे भी जाना है, इतने सारे हर्डल्स हैं कि कोई इंसान कंपनी ना तो लगाना चाहे ना तो खोलना चाहे, स्टार्टअप भी ना खोल पाए। तो फिर उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नहीं खोलना है तो मत खोलो, नहीं, ऐसा नहीं होता है कि नहीं खोलना है तो मत खोलो। अगर नहीं खोलेंगे तो हमारे स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन में हर्डल होगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो रेड टेपिज्म को कम करो, रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करो, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को जो है वो रिड्यूस करो, जिससे प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ अच्छी खासी होगी और जॉब क्रिएशन भी ज़्यादा होगा। अगर सरकार खुद नहीं कर पा रही है तो कम से कम प्राइवेट सेक्टर्स को आने दे, वो प्रोवाइड करेंगे जॉब, है ना। आज भी आपने देखा होगा कि एक सरकारी जॉब है और एक प्राइवेट सेक्टर जॉब है। प्राइवेट सेक्टर जॉब जो है वो इंसान को 20-20 40-40 लाख रुपए पर एनम दे देती है, लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर प्राइवेट जॉब इतनी बुरी नहीं है, अच्छी खासी है वो, ठीक है। कंटिन्यूड पब्लिक इन्वेस्टमेंट पुश, स्ट्रॉन्गर फिजिकल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाओ, ठीक है। इंडिया का जो वर्ल्ड क्लास डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ, और जिससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी प्राइवेट सेक्टर्स की। फिर अदर्स क्या है, सोशल सेफ्टी नेट जो है उसको स्ट्रेंथन करो, फैसिलिटेट करो एक्सेस टू क्रेडिट, आराम से लोग बाग लोन ले सकें, अपना काम कर सके, मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस खोल सके, सोशल सेफ्टी नेट भी होगा तो लोग बाग डरेंगे नहीं कोई भी चीज़ करने से। तो ऐसे करके जो है वो खुद भी एम्प्लॉयड रहेंगे, एंगेज रहेंगे और दूसरों को भी एंगेज करा सकेंगे और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन लाने में मदद कर सकेंगे। तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा, कैसे यहाँ से मेंस क्वेश्चन बन सकता है। प्रीलिम्स का तो यहाँ पे कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कोई नहीं पूछेगा कि कितनी जॉब्स रिक्वायर्ड हैं, कितने ज़्यादा कौन प्रोडक्टिविटी है। आई डोंट थिंक कि कोई बोलेगा कि भाई जो एग्रीकल्चर एरिया है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है। ऐसे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में बन सकते हैं, लेकिन मेंस के पेपर में तो दूर दूर तक नहीं बनते हैं। तो ना ही ये डेटा में से पूछेगा। हाँ, ये देख लीजिए आप डेटा बैंक की 3.1 वॉज अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर कैलेंडर ईयर 2023 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 3.1% था। 32.3% कॉन्ट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का टोटल एम्प्लॉयमेंट में 2018-19 में, ठीक है। वाइल एम्प्लॉयमेंट था और टोटल इकोनॉमी में उसका 55% शेयर था। 54.7% टू 27.6%, 17.7% जो है वो कंट्रीब्यूशन है GVA का, ग्रॉस वैल्यू एडेड का, टर्शियरी सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर्स का 2023-24 में, और 23.9% कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री का टोटल वर्क फोर्स में 2020-2021 के लिए।
तो ये डेटा आप अपने मेंस में कोट कर सकते हैं बहुत ही आराम से, चाहे वो 2024 का मेंस हो, चाहे 2025 का मेंस है, और आगे भी अगर डेटा चेंज होता है तो आप डेटा चेंज कर लेना। लेकिन यही है बेस। आप चाहे 2030 का पेपर भी दे दें, यही चीज़ें पूछी जाएंगी मेंस में, यही चीज़ों से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो यू हैव टू प्रिपेयर योर बेस। तो भाई इसलिए किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज मत करो, मत सोचो कि अरे आई हैव सो मच टाइम, मैं तो कर लूँगा या कर लूँगी। नहीं, हम आपसे कह रहे हैं, आप हमारी बात सुने, माने कि नोट्स अभी बनाते चलें, वीडियोस को देखते चलें, कंप्लीट करते चलें, नहीं तो बाद में बहुत पछतावा होगा। ठीक है, आपको आपको बिल्कुल किसी चीज़ के पीछे भागना ना पड़े। PT 365 के लिए मीन्स 365 के लिए तो आप प्लीज़ वीडियोस को देखो, नोट्स बना लें। वीडियोस को नहीं देख रहे तो एटलीस्ट विजनाइज मंथली मैगजीन को खुद से पढ़ें, खुद से नोट्स बनाएं। बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है ये, ठीक है, सब लोग इसको पढ़ते हैं। और प्रीलिम्स में यही गेम है कि हमें वो क्वेश्चन नहीं गलत करना है या नहीं छोड़ना है जिसको सामने वाला जो है वो सही कर रहा है या वो उसको उसमें मार्क्स गेन कर रहा है। अगर आपने वो कर दिया ना तो फिर पूरा का पूरा पासा पलट जाता है। तो ठीक है, अब इस इतना समझाने के बाद भी आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पुरानी वीडियोस भी देखें, है ना। एक एक करके आप पूरा कवर अप आराम से कर सकते हैं। 20-20 मिनट की वीडियोस होती हैं, बहुत से बहुत 25 मिनट की। तो चलिए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हम शाम तक अपलोड करने की कोशिश करेंगे, है ना। हम सोच रहे हैं कि 2025 तक पूरा जुलाई मैगज़ीन कंप्लीट कर लें, फिर हम अगस्त पे शिफ्ट हों, अगस्त जल्दी से करके फिर हम जून भी कंप्लीट कर लें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।